Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स जिसका हम 11th लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। बच्चों ध्यान में रखें कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को तकसीम करके उसके छोटे छोटे ग्रुप्स बना देना। अब जब कभी भी चीजों को तकसीम करके उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो बच्चों उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है, कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स की एक क्लास है और बच्चों मैंने उसमें से अगर 3 ग्रुप्स बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा? बच्चों मैं फर्स्ट करें मैं एक टेस्ट ले लेता हूं बायोलॉजी का। मैं कहता हूं 100 मार्क्स का एक टेस्ट है। वो स्टूडेंट्स जिनके 70 से 100 के दरमियान मार्क्स आएंगे वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, जिनके 40 से 70 के दरमियान मार्क्स आएंगे वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, और जिनके 40 से कम होंगे वो एक ग्रुप में चले जाएंगे। तो बच्चों यहां पर मैंने ग्रुप्स कैसे बनाए? ग्रुप्स बनाने की क्राइटेरिया क्या था? मार्क्स थे। ठीक है, इसी तरह बच्चों मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्लास है, 100 स्टूडेंट्स हैं। अब बच्चों मैं कहता हूं जितने भी गर्ल्स हैं वो एक साइड पे आ जाएं, जितने भी बॉयज हैं वो एक साइड पे आ जाएं। अगर 50 स्ट्रेंथ जो है वो गर्ल्स की है वो एक साइड पे आ जाएंगे, 50 बॉयज की है वो एक साइड पे आ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन गए। अब यहाँ पे बच्चों क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का? जेंडर। ठीक है, तो जेंडर की बेस पर हमने 2 ग्रुप्स बना लिए। तो बच्चों जब कभी भी क्लासिफिकेशन की जाती है ना उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर होता है जिस पर चीजों को परखा जाता है। बच्चों अब हम एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन स्टडी करने लगे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बगैर क्राइटेरिया के क्लासिफिकेशन को स्टडी करें। ठीक है, बच्चों हमारी बुक के अंदर 2 क्राइटेरिया हैं जिनकी बुनियाद पर एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है। बच्चों एक है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज, किस किस्म के रिएक्शंस को एंजाइम कैटालाइज करते हैं। एक दूसरा है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स दे यूज, किस किस्म के सबस्ट्रेट को एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों जब हम इन क्लासिफिकेशंस को डिटेल से स्टडी करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बच्चों हम एक एक करके इन क्राइटेरिया को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज, कि किस किस्म के रिएक्शंस को एंजाइम्स जो हैं वो कैटालाइज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें ये एंजाइम्स की जो क्लासिफिकेशन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चों ये आपसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन, बच्चों जो रिएक्शंस की आम टाइप्स हैं, जनरल टाइप्स हैं, इस बुनियाद पर एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। एंजाइम्स को जो है बच्चों वो 6 क्लासेस के अंदर तकसीम किया जाता है, 6 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। अब वो कौन कौन सी 6 क्लासेस हैं आप लोगों को फिंगर टिप पर याद होनी चाहिए। सबसे पहले है बच्चों ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। क्या है बच्चों? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। नाम से जाहिर है, देखें ये क्या करवाएगा? ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन, रिडक्टेजेस रिडक्शन। तो एक ऐसा एंजाइम का ग्रुप है जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाएगा। उसके बाद बच्चों जो सेकंड ग्रुप है वो है ट्रांसफरेजेस। अब बच्चों नाम से जाहिर है ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है मुंतकिल करना। अब ये ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि बच्चों ग्रुप्स को जो है वो मुंतकिल करेंगे। ठीक है, आगे देखें हाइड्रोलेजेस। बच्चों हाइड्रो आ गया वाटर, मतलब ये ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, और किस लिए इस्तेमाल करेंगे? चीजों की ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास जो 4th ग्रुप है वो है लाइएजेस। क्या है बच्चों? लाइएजेस। लाइएजेस भी बच्चों क्या करते हैं? ये भी चीजों को तोड़ते हैं, लेकिन ये पानी के मॉलिक्यूल्स का जो है वो यूज नहीं करते। ठीक है, हम इसको आगे जो है वो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। 5वीं है हमारे पास आइसोमरेजेस। बच्चों आइसोमरेजेस नाम से जाहिर है आइसोमर्स बनाएंगे। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसके बाद बच्चों 6 है लाइगेजेस। बच्चों लाइगेजेस एंजाइम्स जो हैं ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि चीजों को बाइंड करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन की बुनियाद पर हम एंजाइम्स को 6 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। बहुत आसान है, कौन कौन से हैं मेरे साथ रीड करें। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद रख लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो इनको एक एक करके डिटेल से देखेंगे। बस आपकी बुक के अंदर लास्ट पे ये टेबल बना हुआ है, आप लोगों ने इस टेबल को भी देख लेना है। हम लास्ट पे आज के लेक्चर के लास्ट पे इस टेबल को दोबारा से देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों हमारी बुक के अंदर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के हवाले से जो थ्योरी में लिखा हुआ है ना उसके साथ यहाँ पर इस टेबल में इंपॉर्टेंट सब क्लासेस गिवन है, तो हम लोग साथ इन इंपॉर्टेंट सब क्लासेस को याद भी करेंगे। तो आप लोगों ने ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की अब इंपॉर्टेंट सब क्लासेस कौन सी हैं आप लोगों ने ये भी याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर की स्लाइड इस तरह से डिजाइन की है कि मैंने एक एक स्लाइड के अंदर एक एक एंजाइम के ग्रुप की
सब क्लासेस भी लिखी हुई हैं ताकि आप लोगों को याद करना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और आप लोग इनको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकें। ठीक है, तो बच्चों आए अब हम जो है वो इसका बाकायदा आगाज करते हैं। बच्चों देखें हमारे पास जो पहला ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स कैटालाइज, इस बुनियाद पर जो पहला ग्रुप है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाले रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो यहां पे देखें दीज एंजाइम्स कैटालाइज, ये जो एंजाइम्स हैं ये रफ्तार को बढ़ा देते हैं किसके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स। ये अपने सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है इसकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं, इन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ये मैं आप लोगों को 12 मरतबा बता चुका हूं इसका फर्क, तो आप लोगों ने इसका फर्क जो है वो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऑक्सीडेशन बच्चों कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है, आप ओ से याद रख लें, ओ से ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है। अब बाकी जो दो चीजें, एक है हाइड्रोजन और एक है इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों इससे रिमूव हो रहे हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी चीज से हाइड्रोजन निकल रहे हो इसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और बच्चों अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हो तो इसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह बच्चों रिडक्शन इसका उल्ट है, ठीक है, किसी चीज से अगर ऑक्सीजन निकले तो ये रिडक्शन कहलाता है, किसी चीज के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो ये रिडक्शन कहलाता है, किसी चीज के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो तो बच्चों ये रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के अंदर बच्चों अगर उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही हो और इन रिएक्शंस को जो एंजाइम्स कैटालाइज करवाते हैं उनको हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, ऐड और रिमूव हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स। बच्चों ये सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन आयंस या इलेक्ट्रॉन्स को या ऐड करते हैं या फिर उनसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन आयन या इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो उसकी रिडक्शन होगी, अगर उससे बाहर निकल रहे होंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इनका फर्क बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब बच्चों इसके एग्जांपल देखें, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैटालाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का जिक्र बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना जो सायानाइड, जब हमने पढ़ा था एंजाइम इनहिबिशन के अंदर के इनहिबिटर्स जो हैं बच्चों वो किस तरह से पॉइजन के तौर पर एक्ट करते हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सायानाइड है बच्चों ये एक ऐसा इनहिबिटर है जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जाके इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, होता यह है कि जब सायानाइड आता है तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिव साइट पर मौजूद आयरन या फिर कॉपर के साथ बच्चों क्या करता है, बाइंड करता है और एक्टिव साइट को जो है वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। बच्चों इसका फंक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। बच्चों आप लोगों की बुक का पेज नंबर 158 है, आप लोग इसको यहाँ पे जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ पे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आते हैं ना तो इनसे जो है वो एटीपी सिंथेसिस होती है, एटीपी तैयार होती है। तो बच्चों अब होता यह है कि लास्ट पे ये साइटोक्रोम A3 है, इसको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का फंक्शन समझाना चाहता हूँ। बच्चों यहाँ पे एंजाइम क्या करता है, ये साइटोक्रोम ये जो A3 आपको नजर आ रहा है ना, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्रोजन आयन को दे देगा। फिर हाइड्रोजन आयन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, तीनों चीजें मिलकर बना देंगे वाटर बना देंगे। ठीक है, तो अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या कर रहा है, इस साइटोक्रोम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, चूंकि इस साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन करवा रहा है इसी वजह से हम इसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे सायानाइड आता है और वो इसको ब्लॉक कर देता है तो यहां पर बच्चों वाटर नहीं बनेगा, नतीजतन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस भी रुक जाएगी। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, इसकी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस 3 हैं। एक है डीहाइड्रोजिनेसिस, बच्चों याद रखें कि जिस लफ्ज के एंड पे ASC एज आ जाए ना वो एंजाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो डीहाइड्रोजिनेसिस बच्चों ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। देखिए नाम से जाहिर है डीहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को निकालना, रिमूव करना। इसके बाद में ऑक्सीडेजेस, ये ऐसे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन करवाएंगे। उसके बाद में रिडक्टेजेस, ये ऐसे एंजाइम्स का बच्चों ग्रुप है जो कि क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके इंपॉर्टेंट सब क्लासेस को याद रखना। आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेजेस जो है वो एंजाइम के किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप लोगों ने ऑक्सीडो रिडक्टेजेस को टिक करना होगा। ठीक है, अब बच्चों आगे देखें, हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है एंजाइम्स का, किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस एंजाइम्स कैटालाइज, एंजाइम्स किस किस्म के रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं, इस बुनियाद पर जो दूसरा ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसफरेजेस का। मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप जो है ये क्या करेगा, ये बच्चों मॉलिक्यूल्स के दरमियान बच्चों क्या करेगा, जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उनको ट्रांसफर करवाएगा। तो द एंजाइम्स ऑफ दिस क्लास कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप के आगे नाम लिखे हुए हैं, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, एक सबस्ट्रेट से बच्चों दूसरे सबस्ट्रेट के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स के ट्रांसफर को
वो इंजाइम्स जो कि स्पीड अप करवाते हैं, इन इंजाइम्स को हम ट्रांसफरेजेस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों यहां पर मेरे पास जो है वो एक सबस्ट्रेट है ए, इसके साथ फॉस्फेट अटैच है, और यहाँ पे बच्चों मेरे पास जो है वो एक और सबस्ट्रेट है जिसका नाम है बी। ठीक है, अब रिएक्शन के बाद बच्चों क्या होता है, ट्रांसफरेजेस क्या करेंगे, इस फॉस्फेट को यहां से निकालेंगे और बी को दे देंगे, तो ए अकेला रह जाएगा और बी के साथ क्या आ गया है, फॉस्फेट ग्रुप आ गया है। ठीक है, तो इस क्लास के बच्चे जो एंजाइम्स वो क्या करते हैं, वो कैटालाइज करवाते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। ये जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है इसको एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के अंदर जो ट्रांसफर करवाने का बच्चों काम करते हैं, ये कौन करते हैं, ये ट्रांसफरेजेस करते हैं। बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप देखें कौन कौन से हो सकते हैं, मिथाइल, मिथाइल बच्चों कहते हैं CH3। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं मिथाइल का। उसके बाद है एसाइल। बच्चों एसाइल क्या होता है, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकाल दिया जाए तो इसे मिसाइल ग्रुप कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं यहाँ पे आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं, इसकी मिसाल लिख देता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH। ठीक है, अब बच्चों यहां से क्या किया जाए, अगर हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, हाइड्रोक्सिल को रिमूव करने से बच्चों हमारे पास जो ग्रुप आता है इसको हम किसका नाम देते हैं, एसाइल का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद अमाइनो बच्चों आपको पता है NH2 को हम अमाइनो का नाम देते हैं, और फास्फेट बच्चों आपको पता है PO4-3, इसे हम फास्फेट कहते हैं। ठीक है, तो मिथाइल हो, एसाइल हो, अमाइनो हो या फास्फेट हो, इन ग्रुप्स को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक मुंतकिल करने का काम जो एंजाइम्स करवाते हैं बच्चों, इनको हम ट्रांसफरेजेस कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स देख लें आप। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। क्या है बच्चों, हेक्सोकाइनेज। ये काम क्या करती है, ये ट्रांसफर करवाती है फास्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू ग्लूकोज। ठीक है, एटीपी से ग्लूकोज को, फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करवाने का जो काम करती है वो हेक्सोकाइनेज है। अब बच्चों इस्तेमाल कहां पे होती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर जो पेज नंबर 155 है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का जिक्र है। ग्लाइकोलाइसिस को बच्चों यहाँ पे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बच्चों दो मराहिल के अंदर हो रही होती है, एक को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं और एक को हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। ठीक है, ये हम जब चैप्टर नंबर 6 के अंदर इसको स्टडी करेंगे ना तो हम वहां पे इसको तफसील से देखेंगे। तो अभी बच्चों आप यहाँ पे याद देखें, यहाँ पे ये स्टेप देखें आप, यहाँ पे बच्चों देखें ग्लूकोज है और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब यहाँ पे देखेंगे 6 कार्बन एटम है और अब छठे कार्बन एटम के साथ एक फास्फेट ग्रुप आकर अटैच हो गया। तो बच्चों ये फास्फेट ग्रुप कहां से आया, ये आया एटीपी से। एटीपी के अंदर 3 फास्फेट ग्रुप थे, एटीपी ने एक फास्फेट ग्रुप दे दिया तो बाकी इसके पास 2 फास्फेट ग्रुप रह गई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। और वो जो एक फास्फेट बच्चों जो इसने दिया था वो इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो गया। पहले ग्लूकोज था लेकिन अब ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 के साथ एक फास्फेट जुड़ गया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर ये जो एंजाइम काम करता है बच्चों उसको हम नाम देते हैं हेक्सोकाइनेज। किसका नाम देते हैं, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज क्या करवाता है, एटीपी से फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस देखें बच्चों। इसकी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, देखें, फास्फोट्रांसफरेजेस, अमाइनो ट्रांसफरेजेस और एसाइल ट्रांसफरेज। अब फास्फोट्रांसफरेजेस बच्चों ये एंजाइम्स की ऐसी सब क्लास है जो कि फास्फेट ग्रुप पर ट्रांसफर करवाएगी। इसी तरह अमाइनो ट्रांसफरेजेस जो हैं अमाइनो ग्रुप पर ट्रांसफर करवाएगी। इस तरह एसाइल ट्रांसफरेजेस हैं बच्चों, ये एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बाद बच्चों जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है, किस बुनियाद पर बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स कैटालाइज, किस किस्म के रिएक्शन जो है उसको एंजाइम कैटालाइज करते हैं, इस बुनियाद पर जो हमारे पास तीसरा ग्रुप है एंजाइम्स का, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलेसिस। बच्चों हाइड्रो देखें, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। बच्चों हाइड्रोलेसिस जो हैं ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं और बच्चों क्या करते हैं, जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, फूड के मॉलिक्यूल्स में बच्चों प्रोटीन्स आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, इनको तोड़ते हैं। तोड़ते किसमें है, सादा सब्सटेंसेस के अंदर। मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स हैं बच्चों, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो बच्चों क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों जब 2 अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं ना तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। हम इसको चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है बच्चों वो डिटेल से स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब हम अमाइनो एसिड्स को देखेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे, हम लिपिड्स को देखेंगे, तो वहां पे हम इसको बहुत ही तफसील से स्टडी करेंगे कि किस तरह से वाटर का रिमूवल होता है। ठीक है, अब बच्चों जब होता यह है कि जब अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, लेकिन अब जब हमने प्रोटीन को दोबारा से अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ना है तो हमें पानी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। तो बच्चों वो एंजाइम्स जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ते हैं, इन एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेसिस कहते हैं। और वो रिएक्शन जिनके अंदर इसको तोड़ा जाता है इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस। किसका नाम देते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पे देखें, These enzymes catalyze hydrolysis reactions। बच्चों हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, लाइसिस कहते हैं बच्चों ब्रेकडाउन को, टूटने को। तो ये ऐसे एंजाइम्स है बच्चों जो कि वाटर की मौजूदगी के अंदर क्या करते हैं बच्चों, ब्रेकडाउन करते हैं चीजों की। ठीक है,
ऐसे रिएक्शंस को हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस कहते हैं। तो दे ब्रेक देयर सबस्ट्रेट्स, ये अपने सबस्ट्रेट्स को तोड़ते हैं इनटू मोनोमर्स। बच्चों मोनोमर्स कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स को, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया ना, फर्ज करें बच्चों एक चेन है हमारे पास प्रोटीन्स की, इसके अंदर ये जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स ने काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर होगा क्या, हाइड्रोलाइसिस क्या करेंगे, वाटर की मौजूदगी के अंदर बच्चों यहाँ पर इन बॉन्ड्स को तोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, ठीक है। जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो अमाइनो एसिड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, अलग हो जाएंगे। तो दे ब्रेक देयर सबस्ट्रेट्स, ये अपने सबस्ट्रेट्स को तोड़ेंगे इनटू मोनोमर्स, अलग अलग यूनिट्स के अंदर तोड़ देंगे अपने सबस्ट्रेट को बाय एडिंग वाटर, पानी के मॉलिक्यूल को ऐड करके। अब बच्चों इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल है लाइपेज। बच्चों लाइपेज जो है ये ऐसा एंजाइम है जो कि लिपिड्स को तोड़ेगा। अब बच्चों आपको पता है लिपिड्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक है फैटी एसिड्स और एक है बच्चों ग्लाइसरोल। क्या है बच्चों, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। अब बच्चों जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो लिपिड्स बनते हैं। अब लाइपेज एंजाइम आता है, वो क्या करता है, वो उनको तोड़ता है और फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल को अलग कर देता है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करता है। मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखाता हूं। स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में पेज नंबर 115 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है बच्चों, ये लिपिड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे देखें फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल जब आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पे लिपिड्स बन रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे होगा ये कि जब ये दोबारा यहाँ पे लाइपेज एंजाइम आएगा तो बच्चों वो क्या करेगा, वो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेगा और इनको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने से दोबारा से फैटी एसिड्स अलग हो जाएंगे और ग्लाइसरोल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, ये हाइड्रोलाइसिस है। और कौन सी एंजाइम करवा रहे हैं बच्चों, वो एंजाइम करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। क्लियर। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद में बच्चों अमाइलेज। अमाइलेज बच्चों एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है। किसको तोड़ता है, स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर तोड़ने का बच्चों जो काम करता है वो कौन करता है, अमाइलेज करता है, ठीक है। स्टार्च क्या है बच्चों, स्टार्च है जब काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो बच्चों ये स्टार्च बनाते हैं। इसके बाद में पेप्टाइडेज। बच्चों जो पेप्टाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। आपको पता है जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं बच्चों, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब एक ऐसा एंजाइम जो कि आकर इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों अमाइनो एसिड्स को अलग कर देगा, इस एंजाइम को हम नाम देते हैं पेप्टाइडेज का, ठीक है। और जाहिर सी बात है लिपिड्स हो गए, स्टार्च हो गई या प्रोटीन्स हो गई, ये हमारे खुराक का हिस्सा हैं, ठीक है। तो यहां पे देखें लाइपेज, अमाइलेज एंड पेप्टाइडेज एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और दूसरे जो हमारी बॉडी के अंदर चीजों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैटालाइज करवाते हैं, रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। किसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। फूड मॉलिक्यूल्स की पानी की मौजूदगी में ब्रेकडाउन को क्या कर देते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। क्लियर। तो बच्चों इसके इंपॉर्टेंट सब क्लासेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेप्टाइडेजेस देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये ऐसे एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन्स के अंदर बच्चों अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसकी ब्रेकडाउन करेंगे। इस तरह लाइपेजेस मैं आप लोगों को अभी डायग्राम से दिखाकर आया हूं बच्चों, ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल को तोड़कर दोबारा से बच्चों क्या ठीक है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल को ये क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। इसके बाद में ग्लाइकोसिडेजेस। अब बच्चों ग्लाइकोसिडेजेस क्या है बच्चों, स्टार्च के अंदर, ठीक है, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं ना, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आपकी बुक से। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों की बुक का पेज नंबर 106 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बच्चों जो बॉन्ड है इसको हम किसका नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब बच्चों वो एंजाइम्स जो कि आकर वाटर की मौजूदगी में वाटर को ऐड करके इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ेंगे बच्चों, इसको हम किसका नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडेजेस का, ठीक है। इसका नाम देते हैं ग्लाइकोसिडेजेस। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो आप लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो फोर्थ ग्रुप है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं लाइएजेस। किसका नाम देते हैं, लाइएजेस। और ये किस बुनियाद पर है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज। एंजाइम्स हैं वो किस किस्म के रिएक्शंस की रफ्तार की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, इस बुनियाद पर जो इसका चौथा ग्रुप है इसको हम लाइएजेस का नाम देते हैं। अब बच्चों लाइएजेस जो लफ्ज है ना, ये लाइसिस से निकला है और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, चीजों को तोड़ना। अब बच्चों हाइड्रोलाइसिस जो एंजाइम्स थे वो भी चीजों की ब्रेक डाउन कर रहे थे, लेकिन बच्चों वो ब्रेक डाउन कर रहे थे बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन लाइएजेस में बच्चों क्या होता है, लाइएजेस के अंदर चीजों को तोड़ा जाता है, ठीक है, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल किए बगैर। तो देखें दीज एंजाइम्स कैटालाइज नॉन हाइड्रोलिटिक। बच्चों यहां पे देखें नॉन हाइड्रोलिटिक का मतलब है यहां पे पानी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये एंजाइम्स जो है वो कैटालाइज करेंगे, रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाएंगे। कौन से रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाएंगे, जिसमें नॉन हाइड्रोलिटिक एडिशन हो या फिर बच्चों क्या हो, रिमूवल हो ग्रुप्स की, ठीक है। अब मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, पानी के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल किए बगैर
किसी भी चीज के अंदर, किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर ग्रुप्स को ऐड करना या उनसे ग्रुप्स को बाहर निकालने का काम बच्चों जो एंजाइम्स करेंगे वो लाइजेज हैं। अब बच्चों वो कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, एटसेट्रा फ्रॉम सबस्ट्रेट्स। क्लियर? तो ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि बच्चों क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करते और सबस्ट्रेट के अंदर से ग्रुप्स को ऐड करते हैं या उनसे ग्रुप्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। बच्चों इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। इसकी एग्जांपल बच्चों यहाँ पे पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज। क्या है बच्चों? पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज। अब बच्चों ये क्या करता है, ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम पायरोविक एसिड। अब बच्चों ये भी हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों होता ही है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बच्चों एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ना वो दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है। किसके अंदर टूट जाता है बच्चों? दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर। फिर क्या होता है बच्चों, उससे अगले स्टेप में इस पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। इसकी डिटेल में फिर बता रहा हूं कि हम चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। यहां पे बच्चों मैं आप लोगों को इस एंजाइम का जो है, इस एंजाइम का यूज दिखा देता हूं चैप्टर नंबर 6 में, ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके बुक में पेज नंबर 156 पे यहाँ पे शो हो रहा है, ये पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन है। अब बच्चों यहाँ पे पायरोविक एसिड का ये स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अब यहाँ से बच्चों देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल रहा है, पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल रहा है। यहाँ पे बच्चों जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम नाम देते हैं पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज। किसका नाम देते हैं? पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल है कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड यहाँ पे क्या है? सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो फिर अगर हम इसकी दोबारा से बच्चों इसकी डेफिनेशन की तरफ आए ना, ये एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि कैटालाइज करवाते हैं नॉन हाइड्रोलिटिक। अब बच्चों यहाँ पे तो रिमूवल हो रही है ना, एडिशन भी हो सकती है चीजों के अंदर। ठीक है, नॉन हाइड्रोलिटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन दोबारा से आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गई होगी। तो बच्चों इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस कौन कौन से हैं देखें। डिकार्बोक्सिलेजेस, ये एंजाइम्स की बच्चों ऐसी सब क्लास है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करवाएगी। इसके बाद है बच्चों एल्डोलेजेस। बच्चों एल्डोलेजेस जो हैं ये भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैं आप लोगों को इसको भी दिखा देता हूं। बच्चों ये जो है ये हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं आप लोगों को एंजाइम्स बता रहा हूं ना, आप लोग यहाँ पे ठीक है लेड पेंसिल के साथ यहाँ पे लिखते जाएं ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद बच्चों जो एल्डोलेज एंजाइम है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये एक बड़े मॉलिक्यूल को दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देता है विदाउट यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखें एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ से इसने दरमियान से इस एंजाइम ने क्या किया, इसको तोड़ दिया दो हिस्सों के अंदर। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, इसे हम कहते हैं एल्डोलेज। क्लियर? तो एल्डोलेज ये काम करता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला एंजाइम जो है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस बच्चों क्या करते हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल किए बगैर मॉलिक्यूल्स को आपस में ऐड करके बच्चों नया मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, इसको हम सिंथेसिस एंजाइम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बच्चों इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बताई भी थी, एटीपी सिंथेज, अगर आपको याद हो, एटीपी सिंथेज एंजाइम। ठीक है, जिसमें क्या होता था बच्चों, जिसमें होता ये था कि एडीपी और फास्फेट ग्रुप ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, ये आपस में मिलकर एटीपी बनाते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों जो हमारे पास फिफ्थ ग्रुप है ये है आइसोमरेजेस। बच्चों किस बुनियाद पर है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस एंजाइम कैटालाइज, किस किस्म के रिएक्शंस को एंजाइम कैटालाइज करते हैं, इस बुनियाद पर जो पांचवा ग्रुप है उसको हम आइसोमरेजेस का नाम देते हैं। अब बच्चों नाम से जाहिर है ये ऐसे एंजाइम्स का ग्रुप है जो कि क्या बनाएंगे बच्चों, आइसोमर्स बनाएंगे। ठीक है, आइसोमर्स बच्चों क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। जिस तरह बच्चों मैंने आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बताया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, लेकिन बच्चों इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है और ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टडी करते हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की बुक के ऊपर पेज नंबर 101 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला शो हो रहा है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला शो हो रहा है। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन बच्चों इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सेम है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसकी दीज एंजाइम्स कैटालाइज द इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनको दोबारा से तरतीब देना, उनको दोबारा से अरेंज करना। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को दोबारा से तरतीब देना। ठीक है, तो ये जो ऐसी एंजाइम्स है बच्चों जो कि क्या करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को दोबारा से तरतीब देते हैं। ठीक है, वन आइसोमर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, और जाहिर सी बात है जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स दोबारा से तरतीब दिए जाएंगे तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स तो सेम रहेंगे
लेकिन अब उसका जो है वो पोजीशन बदल जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यही तो आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट है कि आइसोमर्स यही तो होते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। जैसा मैंने आपको यहां पे दिखाया था, बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज के अंदर अगर यहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट बदल दी जाए तो बच्चों अगर अरेंजमेंट को इस तरह से कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, ये फ्रक्टोज बन जाता है। अगर बच्चों थोड़ी सी अरेंजमेंट और बदल दी जाए तो इससे एक और आइसोमर बन जाता है जिसे हम ग्लैक्टोज कहते हैं। तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, इसे हम आइसोमर्स कहते हैं। हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर बच्चों डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखें हेक्सोज आइसोमरेज कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। तो बच्चों ग्लूकोज को फ्रक्टोज के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, हेक्सोज आइसोमरेज। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ट्रांसफरेजेस के अंदर बच्चों हमने पढ़ा था हेक्सोकाइनेज, वो एटीपी से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन यहां पे हेक्सोज आइसोमरेज ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसके इंपॉर्टेंट सब क्लासेस देख लें। यहां पे सबसे पहले एपीमरेजेस। बच्चों एपीमरेजेस जो है ना ये एपीमर्स बनाते हैं। एपीमर्स बच्चों आइसोमर्स की एक टाइप है। अब बच्चों मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप लोग केमिस्ट्री के अंदर आइसोमर्स को डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से आप लोग आइसोमर्स की टाइप्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आप केमिस्ट्री के अंदर आइसोमर्स को पढ़ेंगे ना वहां पे आप एपीमर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद बच्चों म्यूटेजेस हैं। म्यूटेजेस का मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूं क्योंकि आपकी बुक के अंदर गिवन है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यहाँ पे बच्चों एक स्टेप होता है जिसमें 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, बच्चों ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें फास्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच होता है। अब बच्चों म्यूटेजेस आते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को दोबारा से तरतीब देते हैं। फास्फेट ग्रुप को ये क्या करता है, ये एंजाइम कार्बन नंबर 3 से निकाल के कार्बन नंबर 2 के साथ लगा देता है। अब जब 3 से निकाल के 2 के साथ लगा देगा बच्चों, अब देखें मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन 1 फास्फेट है, 3 कार्बन 1 फास्फेट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हुआ लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला बदल गया। पहले फास्फेट कार्बन नंबर 3 पे था, अब 2 पे था। तो बच्चों ये काम जो एंजाइम्स करते हैं इनको म्यूटेजेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूटेजेस एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों सिस ट्रांस आइसोमरेजेस। बच्चों आइसोमर्स की भी टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं सिस आइसोमर और एक को कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो वो एंजाइम जो कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाते हैं इस एंजाइम्स को हम सिस ट्रांस आइसोमरेजेस कहते हैं। अब ये भी आप केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे कि सिस आइसोमर्स क्या होते हैं और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास जो लास्ट ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स कैटालाइज। ठीक है, लास्ट ग्रुप का नाम है लाइगेजेस। बच्चों लाइगेजेस का मतलब मैंने आपको बताया कि लाइगेजेस का मतलब बच्चों क्या होता है, लाइगेजेस का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। ठीक है, अब दीज एंजाइम्स ये ऐसे एंजाइम्स है बच्चों जो कि कैटालाइज करते हैं, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं। किन रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं, कैटालाइज द रिएक्शंस इन विच 2 मॉलिक्यूल्स, जहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ज्वाइन मिलते हैं बाय फॉर्मिंग न्यू कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर बॉन्ड्स। बच्चों ये ऐसे रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स, फर्ज करें बच्चों एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स या तो बच्चों कार्बन कार्बन बॉन्ड के जरिए आपस में मिलें, या फिर ये मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के जरिए आपस में मिलें, या फिर बच्चों ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जरिए आपस में मिलें, या फिर ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बन सल्फर बॉन्ड के जरिए आपस में मिलें। ठीक है, और बच्चों जब ये मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो यहां पे बच्चों एटीपी क्या होगी, इस्तेमाल होगी। क्योंकि आपको पता है कि जहां पे 2 चीजें मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, 2 छोटे मॉलिक्यूल्स मिले और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, तो बच्चों इसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एनाबोलिज्म होता है, मैंने आपको बताया था ना मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबोलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो बच्चों ये एनाबोलिज्म ही की एक टाइप है। एनाबोलिज्म रिएक्शंस हैं, ये एनाबॉलिक रिएक्शंस है जहां पे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहां पे एटीपी की शक्ल में एनर्जी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि उन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं जहां पे 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कार्बन कार्बन के जरिए, कार्बन नाइट्रोजन के जरिए, कार्बन ऑक्सीजन के जरिए या कार्बन सल्फर के जरिए आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इसकी एक मिसाल है पोलीमरेज एंजाइम्स ज्वाइन मोनोमर्स बाय यूजिंग एटीपी। अब जो पोलीमरेज एक एंजाइम है जो कि मोनोमर्स बच्चों कौन से होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को कहते हैं। अब ये काफी सारे मोनोमर्स हैं बच्चों, इनको आपस में मिलाकर बच्चों एक लंबी चेन, इस लंबी चेन को हम किसका नाम देंगे, पॉलीमर का नाम देंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो बच्चों वो एंजाइम जो कि मोनोमर्स को मिलाकर पॉलीमर बनाता है, इस एंजाइम को हम नाम देते हैं पॉलीमरेज का। अब बच्चों अलग अलग तरह का हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं तो एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अब जो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिलाकर डीएनए बनाता है।
ठीक है। हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखेंगे कि जो डीएनए है ना वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। जब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो डीएनए बनता है, ठीक है। तो बच्चों उनकी पॉलीमराइजेशन करवाने का काम कौन करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज करता है, और यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होती है। बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस देखें। कार्बन कार्बन लाइगेसेस, बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ेंगे, इसको जो एंजाइम्स कैटालाइज करवाएंगे, इन एंजाइम्स को हम कार्बन कार्बन लाइगेसेस का नाम देते हैं। उसके बाद है कार्बन ऑक्सीजन लाइगेसेस। बच्चों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो वो बच्चों एंजाइम्स जो कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जरिए मिलाते हैं, ठीक है, इन एंजाइम्स को हम कार्बन ऑक्सीजन लाइगेसेस कहते हैं। इस तरह बच्चों जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है ये प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड में होता है, ठीक है। जब दो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए मिलते हैं ना तो वहां पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। तो बच्चों कार्बन नाइट्रोजन लाइगेसेस जो हैं ये एंजाइम्स की ऐसी सब क्लास है जो कि दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़कर बच्चों क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इनके सब क्लासेस जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब बच्चों यहाँ पे आप इसके दोबारा से टेबल को देख सकते हैं जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में दिखाया था। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस बच्चों यहाँ पे देखें, बच्चों यहाँ पे देखें रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शंस शो हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन जो है पॉसिबिलिटी यहाँ से इस साइड पर भी हो सकती है और यहाँ से इस साइड पर भी हो सकती है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, जब आप इस साइड से रिएक्शन को स्टडी करेंगे ना तो आप इनको नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे देखें इसके पास बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए और बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसकी क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। और अगर आप यहीं से उल्ट देखेंगे तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ए के पास चले गए हैं और बी के पास जो है बच्चों वो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ए की अब रिडक्शन हो गई है और बी की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस की शक्ल में यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप लोग जो है वो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों ट्रांसफरेजेस में देखें, यहाँ पे देखें एक बी ग्रुप था, ठीक है। अब वो बी ग्रुप किसके साथ चला गया? सी के साथ चला गया। ए के साथ जो था बी ग्रुप अटैच था, अब वो बी ग्रुप यहां से निकलकर सी के साथ अटैच हो गया। हाइड्रोलाइसिस में देखें बच्चों यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी में चीजों की क्या हुई? ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई चीजें। लाइगेसेस में बच्चों देखें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हुए। नॉन हाइड्रोलिटिक बच्चों क्या होती है? ठीक है, ग्रुप्स की रिमूवल होती है या फिर एडिशन होती है। जैसे यहाँ पे देखें ए एक बच्चों कोई भी एक सबस्ट्रेट है जिसके साथ बी ग्रुप अटैच था, अब जब बी ग्रुप उससे अलग हो जाएगा तो वो ए जो है वो सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह आइसोमरेसिस देखें, आइसोमरेसिस बच्चों जिस तरह से हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों ए और ये उसके ऊपर आपको नजर आ रहा है एटम्स के अरेंजमेंट जो है वो ऊपर है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ डायग्रामेटिकली आप लोगों की आसानी के लिए वो शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पर्पल कलर इसके अरेंजमेंट ऊपर है, अब आइसोमरेसिस एंजाइम्स क्या करेंगे? इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे। अब ये नीचे की तरफ आ गई है। इस तरह लाइगेसेस देखें, लाइगेसेस मैंने आपको बताया कि एटीपी को इस्तेमाल करते हुए दो मोनोमर्स को, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखें ए और बी जो है ये एटीपी को इस्तेमाल करते हुए आपस में जुड़ जाएंगे। एटीपी बच्चों किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? एडीपी और फास्फेट के अंदर। और यहां से ये जो बॉन्ड टूटेगा ना, दो फास्फेट ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है, जब ये टूटेगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी। एटीपी के अंदर से एनर्जी किस तरह से रिलीज होती है हम दोबारा से चैप्टर नंबर 6 के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज के लेक्चर की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स इसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।